अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। सबसे पहले जिक्र दस्तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे दस्तक। बीएनपी मेंगल हुकूमती इत्तेहाद से अलहदा, इत्तेहादियों के सहारे टिकी हुकूमत को क्या नुकसान हो सकता है। वजीर आजम का दौरा सिंध, वजीर आला सिंध नजरअंदाज, क्या कौमी यकजहती के वक्त ऐसा इकदाम दुरुस्त है। और फिर प्रोटोकॉल के मुखालिफ वजीर आजम के शाहाना प्रोटोकॉल पर भी सवालात उठने लगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस अहम मरहले में दाखिल, अहलिया वीडियो लिंक के जरिए बयान देने को तैयार। क्या हुकूमत के लिए टफ टाइम का आगाज हो गया है। मदीना की रियासत में सानहा मॉडल टाउन मुतासरीन इंसाफ के मुंतजर, सियासी कजन इंसाफ हासिल करने में नाकाम क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये सवाल भी आज के दस्तक में उठाएंगे। और करोड़ों दिलों की धड़कन, 4 दहाइयों तक 3 नस्लों के दिलों पर राज करने वाले तारिक अजीज का आखिरी सलाम। अजीम हीरो की जिंदगी पर एक नजर भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। 2018 में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत कायम हुई। इस हुकूमत के लिए छोटी पार्टियों की हिमायत हासिल की गई। एक एक तिनका जमा करके तहरीक-ए-इंसाफ इक़्तिदार हासिल करने में कामयाब हुई। गुज़श्ता 22 माह के दौरान कई बार इत्तेहादियों के दरमियान इख्तलाफात हुए, मगर हर बार मुश्तरका दोस्तों ने मुफाहमत के जरिए नाराजगियां दूर की। तहरीक-ए-इंसाफ ने हर इत्तेहादी जमात के साथ कई अहद किए, मगर कोई भी वादा तकमील को नहीं पहुंच सका। MKM के साथ कराची की रोशनियां बहाल करने का वादा हुआ, जनूबी पंजाब सूबा बनाने का पैमा हुआ, बलोचिस्तान की महरूमियां खत्म करने का अहद भी हुआ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ तमाम वादे गर्द हो गए। तमाम वादे सिर्फ तहरीरों तक महदूद रहे। BNP मेंगल शुरू दिन से ही हुकूमत को बार बार अपना वादा याद दिलाती रही है, मगर हर बार उसे तसल्लियां दी जाती रहीं। वादों के बावजूद बलोचिस्तान के हालात बदल नहीं सके। बजट 2020-21 में भी बलोचिस्तान को नजरअंदाज कर दिया गया। कोई पैकेज मंजूर हुआ और न ही इजाफी फंड्स जारी किए गए। बजट पर कौमी असम्बली में बहस जारी थी कि BNP के अख्तर मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान करते हुए एक बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने हुकूमत को एक बार फिर अपने वादे याद दिलाए हैं। उनकी रुखसती से यूं महसूस होता है मजबूत समझी जाने वाली हुकूमत की ईंटें उखड़ने का आगाज हो गया है। अख्तर मेंगल कौमी असम्बली में क्या कह रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। तो आज बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से PTI से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उन पर भी मैं बात करूंगा। पॉलिटिकल पार्टियों, इलाकों, मुल्कों के दरमियान मुआहदात हो तो मुआहदा दो तरफा हो, कुछ लो कुछ दो। बलूचिस्तान रोज अव्वल से इन मुआहदात का मारा हुआ है। शहर के साथ इख्तिताम करूंगा। शाहों से जो कुछ रब्त न कायम हुआ, अपना आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी जबान भी। माजी में हुकूमती इत्तेहादी जमातों काफ लीग, MKM पाकिस्तान, GDA और फिर BNP मेंगल का शिकवा रहा है कि उनकी इत्तेहाद की कोई हैसियत नहीं है, उनको माना नहीं जाता है। अहम उमूर पर ना तो मशवरा किया जाता है और नई फैसला साजी में उन्हें एतमाद में लिया जाता है। मुख्तलिफ इशूज पर उनकी राय को यकसर नजरअंदाज कर दिया जाता है। फैसलों के बारे में उन्हें महज बताया जाता है, जबकि ऑपोजिशन की तनकीद उनको भी सहना पड़ती है। एन बजट मंजूरी से कबल BNP मेंगल की जानिब से अलहदगी का ऐलान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए मसला पैदा कर सकता है। हुकूमत को वफाकी बजट मंजूर कराने के लिए कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत दरकार होगी, जो उसे ऐवान के 342 अराकीन में से 72 की हिमायत से हासिल हो सकती है। अब कौमी असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है वो आपके सामने रखते हैं। कौमी असम्बली में अराकीन की तकसीम कुछ यूं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI के टिकट पर कामयाब होने वाले अराकीन की तादाद 156 है, जबकि इसकी इत्तेहादी जमातों में मुस्लिम लीग काफ के 5 अराकीन शामिल हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MKM पाकिस्तान के 7 MNAs हैं। इसी तरह GDA के ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के 3 हैं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी BAP के 4 हैं। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी यानी BNP के 4 और शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग का 1 रुकन यानी वो खुद ही शामिल है। फिलहाल तो तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बजट मंजूरी कोई मसला दिखाई नहीं दे रही, मगर मुस्तकबिल करीब में मजीद इत्तेहादियों की नाराजगी मसाइल खड़ा कर सकती है। इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ से जहां इत्तेहादियों को शिकवे और शिकायत हैं, वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत से गिला है। आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान दौरा सिंध पर कराची और बादशाह पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में पहुंचे। अब ऐन उस लम्हे जब वजीर आला सिंध मुराद अली शाह असम्बली में सूबाई बजट पेश कर रहे थे, वजीर आजम लाड़काना शहर में दाखिल हो रहे थे। उसी लम्हे तहरीक-ए-इंसाफ के मेंबरान असम्बली में शोर शराबा कर रहे थे। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वजीर आजम मोहतरम इमरान खान लाड़काना में प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे थे। इस वक्त आपको 2 वीडियोस दिखाते हैं। पहली वीडियो में वजीर आजम पाकिस्तान दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ शहर में दाखिल हो रहा है। आपको गाड़ियों की एक लंबी लाइन दिखाई दे रही है और ये वही वजीर आजम इमरान खान है जो माजी में प्रोटोकॉल के शदीद नाक़िद और मुखालिफ रहे हैं, लेकिन इक़्तिदार में आते ही
उन्होंने तमाम वादे भुला दिए। वजीर आजम पाकिस्तान शाहाना प्रोटोकॉल एक माजी में क्या कहते रहे, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। यानी ये दुनिया में किधर होता है कि जो अवाम का पैसा चोरी करे उसको अवाम के पैसे से प्रोटोकॉल मिले। वजीर आजम पाकिस्तान की गुफ्तगू आपने सुनी, ऑपोजिशन के वक्त की गुफ्तगू है। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो है वजीर आजम के दौरे लाड़काना के वक्त की, जब PSF के नौजवान वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ एहतजाज कर रहा है। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध भी वजीर आजम के दौरे कराची के हवाले से शिकवा कुना नजर आए हैं। वजीर आला सिंध के मुताबिक वो प्रोटोकॉल के तहत पाबंद है कि वजीर आजम का इस्तकबाल करे, लेकिन बाज़ औक़ात उन्हें ऐसा करने से मना करता है। मुराद अली शाह इस बारे में क्या राय रखते हैं, मुराद अली शाह को सुनते हैं। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नेक्स्ट टाइम कराची आएंगे तो आप उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे? प्रोटोकॉल के तहत मैं पाबंद हूँ, इसलिए कि एक प्रोटोकॉल वो जो क्या उसको रेड बुक कहते हैं, ब्लू बुक कहते हैं, क्या कहते हैं, उसके तहत होता है कि जो शख्स भी जिस लेवल का जहाँ जाता है तो उसको कौन रिसीव करता है। मैं उसका पाबंद हूँ। आप जाएंगे रिसीव करेंगे? अगर वो कहेंगे कि कभी कभी मना कर दिया जाता है हमें। माजी में भी वजीर आला सिंध को वजीर आजम पाकिस्तान से शिकवा रहा है कि उन्हें दौरे से मुताल्लिक आगाह नहीं किया जाता है और ना ही उन्हें मुलाकात के लिए वक्त दिया जाता है। इस बार भी जब कौम कोरोना वायरस की वबा से लड़ रही है, कौमी यकजहती और इत्तफाक राय होना लाजमी है, जरूरी है, वक्त का तकाजा है। वजीर आजम वजीर आला सिंध से मुलाकात नहीं करता है। वजीर आजम को तो कारोबारी अफराद से मिलने का वक्त है। इत्तेहादियों और मेयर कराची से गुफ्तगू के लिए वो पहुंच सकते हैं, सहाफ़ियों से राज़ो न्याज की बातें की जा सकती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आला सिंध को मुलाकात के लिए वक्त क्यों नहीं दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि कोरोना वबा के दौरान माहिरीन से मुशावरत की जाती, सिंध में वबा की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत से मालूमात ली जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और सूबाई हुकूमत से मुलाकात ना करने की वजह कोरोना वबा को करार दिया गया। इस बारे में सईद गनी क्या कहते हैं, उनको सुनते हैं। नहीं, हमारा शायद ये ख्याल था कि चूंकि कोरोना की वजह से चाहते होंगे कि लोग ज्यादा ना मिलने आए। हाँ। तो मुझे तो जो बताया गया था वो तो ये था कि शायद गवर्नर साहब भी नहीं जाएंगे और सीएम साहब भी नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि शायद गवर्नर साहब गए थे। अब वजीर आला सिंध और सईद गनी के मुताबिक वजीर आजम से मुलाकात से उन्हें रोक दिया गया है, जबकि तहरीक इंसाफ सिंध के नुमाइंदे वजीर आजम से आर्टिकल 146 के नफाज का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब वजीर आजम पाकिस्तान सिंध हुकूमत को नजरअंदाज करते दिखाई देते हैं, यूं महसूस होता है कि वजीर आजम पार्टी रहनुमाओं की बातों में आ गए हैं। लेकिन कोरोना वबा का बहाना क्यों बनाया जा रहा है? आज वजीर आजम पाकिस्तान MKM रहनुमाओं और मेयर कराची से भी मुलाकात के लिए तैयार हैं। इस मुलाकात में कोरोना आड़े नहीं आया। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कोरोना का खतरा लाक नहीं था। कारोबारी दोस्तों के इशाइये में शिरकत से समाजी दूरियों के खदशात नहीं पैदा हुए। दौरे लाड़काना के दौरान खिलाड़ियों की फौज जफर मौज की मौजूदगी ने भी खतरे की घंटी नहीं बजाई। क्या कोरोना सिर्फ वजीर आला सिंध से मुलाकात में आड़े आ रहा है? क्या कोरोना का बहाना बनाकर सिंध हुकूमत को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या वजीर आला सिंध की शिकायत ही उनकी मुलाकात की राह में रुकावट है? आज भी वजीर आला सिंध बजट इजलास के दौरान विफाक से शिकवा करते दिखाई दिए। कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द CCI हैज टू मीट एवरी 90 डेज और अभी तक सिर्फ 3 मीटिंग CCI की हुई है, जबकि 2 साल में 8 मीटिंग्स हो जानी चाहिए थी। तो मैं आपके तवज्जुद से, इस हाउस के तवज्जुद से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को हेड करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आईनी जिम्मेदारी संभालें और जल्द से जल्द CCI का इजलास बुलाएं। वज़ीर आला सिंध मुश्तरका मफादात काउंसिल यानी CCI के मामले पर शिकवा को ना दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने आज कराची में खिताब करते हुए तरक्की की बुनियाद मकामी हुकूमतों और इख्तियारात निचली सतह मुंतकली को करार दिया है। आर्टिकल 140 के हवाले से भी बात हुई है। ये तकरीर वज़ीर आज़म को कराची में याद आई, हालांकि पंजाब में जहाँ तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, वहाँ गैर आइनी तरीके से हुकूमतों को ख़त्म कर दिया गया। वहाँ भी आर्टिकल 140 के तहत ही मकामी हुकूमतें कायम थी, लेकिन उसको ख़त्म कर दिया गया। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान क्या कहते हैं, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। जो जाना चाहिए था लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, जो बेसिकली एक तीसरा टियर होता है, बुनियाद होती है गुड गवर्नेंस की, कोई वहाँ नीचे पावर नहीं गई। आज आपके कराची के सारे प्रॉब्लम्स अगर आप चले जाएँ तो क्योंकि पावर डिवॉल्व नहीं हुई, फैसले कहीं और हो रहे हैं। अगर एक पार्टी का पावर बेस कुछ और है तो वो उसी को केटर करती है। उसी तरह पंजाब के अंदर कभी पावर नीचे तक नहीं गई। अब इस वबाई सूरत हाल के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से सूबाई हुकूमत को नज़रअंदाज करना यकीनन कई सवालात को जन्म दे रहा है। सिंध हुकूमत के शकवे और तहरीक इंसाफ के नारों के बीच सिंध के अवाम मसाइल का शिकार हैं। सिंध के अवाम मसाइल की चक्की में पिस रहे हैं। क्या सिंध के अवाम की खातिर वफाक और सूबा एक पेज पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं? क्या वज़ीर आज़म बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर नहीं चल सकते हैं? क्या वज़ीर आला सिंध अपने अवाम के लिए शिकायत की बजाय वज़ीर आज़म से खुद मुलाकात नहीं कर सकते?
विफाक और सुयान शिकायत का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, कब तक सिंध के अवाम रोलिंग स्टोन बने रहेंगे, इन तमाम तर मामला पर बात करेंगे। सबसे पहले सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब आपके वक्त के लिए। आगाज में मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे कि वजीर आजम पाकिस्तान क्योंकि 2 रोज़ा दौरे सिंध पर है, कुफर टूटा खुदा खुदा करके उन्होंने कदम रंजा फरमाए वहां पर, और अगर शर्फ मुलाकात बख्श देते बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए वजीर आला सिंध को भी तो क्या जाता, ये सवाल उठाया जा रहा है। देखिए बहुत सारी चीज़ें, पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दिया है आज, ये सुबह को भी प्रोग्राम में पूछा गया था, एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ने बजट की मसरूफियात की बिना पर कहा कि मैं मुलाकात नहीं कर सकता। ठीक है, और जब प्राइम मिनिस्टर आए तो उनके साथ कौन कौन लोग आए, NDMA के चीफ आए, एहसास प्रोग्राम की चीफ आई, ख़ुद वज़ीर आज़म साहब आए, मियां मोहम्मद सुमरो साहब आए, और एक इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल के मेंबर अली जैदी साहब भी आए। तो वो अगर उनको सिर्फ हमें ही से मिलना होता तो वो तो हम तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी करते हैं। अच्छा फिरदौस शमीम नकवी साहब, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कह रहे हैं कि बुलाया गया लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया। मेरा ज़िमनी सवाल ले लीजिए। सवाल ये है कि बेसिकली सिंध हुकूमत ये कह रही है कि वज़ीर आला सिंध को वज़ीर आज़म के इस्तकबाल से रोका गया था कि आप उनका इस्तकबाल के लिए ना आए, जबकि गवर्नर सिंध चले गए। कहा यह गया था कि कोई भी ना पहुंचे क्योंकि कोरोना का मामला है, कोरोना क्राइसिस चल रहा है, तो कम से कम लोग रखे जाएं, और इसी को लेकर गवर्नर सिंध को भी मना किया गया था। लेकिन गवर्नर साहब वहां पर पहुंचे, चीफ मिनिस्टर सिंध को मना कर दिया गया। आप मुझे एक वीडियो फुटेज दिखा दीजिए जिसने गवर्नर ने रिसीव किया और प्राइम मिनिस्टर को एट द एयरपोर्ट। नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर ने कोरोना की वजह से सबको, मुझे मना किया, मैं नहीं गया, कोई नहीं गया, देयर वाज नोबडी देयर। वो रेंजर के जो वहाँ हेलीपैड है उस पर आए हैं, वहाँ गवर्नर ने रिसीव किया हो तो किया हो, एयरपोर्ट पे कोई नहीं था रिसीव करने को। जी, उसी हेलीपैड के ऊपर क्योंकि वहाँ गवर्नर साहब मौजूद थे, सईद गनी साहब ने खुद नैरेट किया है कि गवर्नर साहब तो चले गए लेकिन हमें रोक दिया गया। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि वज़ीर आला सिंध को रोका गया था? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं जी, मैं देखिए बिटवीन दी हेलीपैड एंड द गवर्नर हाउस 2.5 मिनट का फासला है। उन्हें गवर्नर हाउस की आने में इनकार था, गवर्नर हेलीपैड पे मिलने पे कोई इतराज नहीं था। ये कौन सी तो बात हुई? हमने तो उन्हें गवर्नर, या तो कहें कि गवर्नर हाउस नहीं बुलाए गए, तो ये तो ऐसी वाली बात है, मक्खी पे मक्खी रखना। वो रखना चाहते हैं रखें, जैसे उन्होंने कह दिया था, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने खुद डिनाई किया कि जी मेरा माइक म्यूट कर दिया गया। हम सब हजरात जो जूम पे मीटिंग्स करते हैं, जूम का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये है कि माइक ऑफ होता है, म्यूट होता है, जो शख्स बोल रहा होता है, जिसको इजाज़त मिलती है, वो अपना म्यूट को अनम्यूट करता है और बात करता है। उन्होंने कहा जी मुझे मना कर दिया। अभी तक उन्होंने ये नाम नहीं बताया कि कौन शख्स था प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिसने उनको मना किया कि वो इस्लामाबाद ना आए। बिल्कुल ठीक है, यानी यहाँ पर भी उन्हें मना नहीं किया गया, ये आप ये कह रहे हैं। आज वज़ीर आला सिंध ने क्योंकि बजट तकरीर की है और उसमें काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले से सवाल। जी नकवी साहब, सॉरी मेरी बात फिर से सुने। उनको गवर्नर हाउस इनवाइट किया गया, वो नहीं आए। देयर इज अ डिफरेंस कि वो आ रहे थे, उनको मना कर दिया। यहाँ इनवाइट किया था, उन्होंने मना किया, ये गवर्नर ने कहा है। हो सकता है कोई टाइम की कोऑर्डिनेशन में कोई इश्यूज हो, क्योंकि उन्हें बजट तकरीर भी करनी थी आज। नहीं, मेरे ख्याल से वो इशू नहीं था। ठीक है, सिंध असेंबली में जब बजट तकरीर किया नकवी साहब उन्होंने, तो उन्होंने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलासों के हवाले से अपनी रिजर्वेशन शो की। उन्होंने मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास नहीं हुए हैं, वो चाहते हैं मुलाकात करना वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, लेकिन उनसे मुलाकात हो नहीं पाती है। जी मेरे ख्याल से उनकी हर हफ्ते आजकल मुलाकात हो रही है, जो इस वक्त दौरे हाजिर के मिलने का तरीका है। हर हफ्ते नेशनल कोऑर्डिनेशन काउंसिल की भी मीटिंग होती है, और रोज़ाना जो है नेशनल कमांड एंड ऑपरेशंस कंट्रोल में भी मीटिंग हो सकती है उनकी। और उन्होंने कितनी दफ़ा किस मौजू के ऊपर कौन सा एजेंडा भेजा है जिसके ऊपर उनको इनकार किया गया है बातचीत करने का, उसका है। मैं सरासर ये जो इल्ज़ाम की सियासत है इसको मुस्तरद करता हूँ, इसलिए कि आप ये देखिए कि एहसास प्रोग्राम के तहत कोई सिंध के साथ ज़्यादती नहीं हुई, उसको अपनी पॉपुलेशन से ज़्यादा पैसे डिस्बर्स हुए। सिंध की पॉपुलेशन 21% है, 33% डिस्ट्रीब्यूट हुआ।
प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड की पैसों में भी यही सूरत हाल है। इन्हें कहा कि सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाले लोगों को पैसे दिए गए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में टोटल पाकिस्तान में 42 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। जिन लोगों को इस वक्त इमदाद दी जा रही है वो 1 करोड़ 60 लाख लोग हैं। तो वो बाकी सब भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में कब आए मुझे नहीं पता। ये देखिए बातें गलत किए जा रहे हैं, बारहा ये तमाम बातें अपनी जगह पर, लेकिन नकवी साहब उन्हें एनएफसी अवार्ड के हवाले से उसकी तकसीम पर जो वफाक ने कुछ हिस्सा रखा है उस पर एतराजात हैं। जी उनको देखिए, सिंध जो है वो वफाक नहीं है, वफाक है। वफाक का मतबा नज़र मैं आपको समझा देता हूँ। जो इस वक्त रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें सूबों का शेयर जो है वो 58.4% है। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसमें आप 1.8 ट्रिलियन जो है फौज का एक्सपेंडिचर डाल दीजिए और 2.7 ट्रिलियन जो है वो डेट सर्विसिंग डाल दीजिए। बिफोर स्पेंडिंग वन सिंगल मनी द डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट इज 700 बिलियन रुपीज। कौन सा मुल्क शुरू चल सकता है इस तरीके से कि जिसमें वफाकी बजट इन 3 मद के बाद नेगेटिव 700 बिलियन पे हो? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब आपका। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, सिंध हुकूमत इस पर क्या राय रखती है, बात करेंगे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्जा वहाब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्जा वहाब साहब आपके वक्त के लिए। ये बताएगा कि अभी फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि वज़ीर आला सिंध को मदऊ किया गया था वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात के लिए, लेकिन उन्होंने उज़्र पेश किया, वो नहीं आ सके। तो इस पर यकीनन ये उनकी तरफ से जो है वो कोताही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो मिलना चाहते हैं और जो ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध को बुलाया नहीं जाता, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, मैं समझता हूँ कागजात कभी झूठ नहीं बोलते, हकायक कभी झूठ नहीं बोलते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब कराची तशरीफ ला रहे थे तो उनका एक ट्रैवल मैनिफेस्ट इशू हुआ था। उस ट्रैवल मैनिफेस्ट को अगर नकवी साहब देख लें, उसको पढ़ लें, तो मैं समझता हूँ वो बड़ा क्लियरली शो कर देगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कितने बजे कराची पहुंच रहे थे, किन किन अशखास से मुलाकात कर रहे थे, किस किस पार्टी के लोगों से मुलाकात कर रहे थे, किस बिजनेसमैन से मुलाकात कर रहे थे, और उसमें कहीं पर भी वज़ीर आला सिंध का या सिंध हुकूमत के किसी और अफसर का कोई नाम है। और फिर एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सिंध के नुमाइंदे हैं वो गवर्नर रूल का मुतालबा कर रहे हैं, और जिस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंचे हैं तो उस वक्त उनके सामने भी यही सजेशन रखी गई कि आप गवर्नर रूल लगा दें क्योंकि पावर डिवॉल्व तो होती नहीं है सिंध में। देखिए, जो अहमक लोग होते हैं वो अहमकाना बात करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि माजी में भी इन लोगों ने इस तरह की तजावीज़ पेश की थी और मीडिया पर बड़ी बात हुई। फिर बाद में फेडरल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने खुद इस बात की नफी कर दी और इन बयानात की तरदीद कर दी। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पर जब पाकिस्तान एक बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, सारी पाकिस्तानी कौम इस वक्त कोरोना वायरस का मुकाबला करने में लगी हुई है, इनके इस तरह के मुतालबात इस बात को शो करता है कि इनका मकसद आवाम के लिए कोई पॉलिसी बनाना नहीं है, इनका मकसद अपने इख्तिदार के बारे में बात करना है। और मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ की सियासत का महवर उनकी अपनी सियासत है, उनकी अपनी हुकूमत है। पाकिस्तान की आवाम उनकी तरजीहात की लिस्ट में नहीं आती। मुर्जा वहाब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इस वक्त नेशनल कंसेंसस का मुजाहरा करना चाहिए और वक्त तकाजा भी इसी का कर रहा है। तो वज़ीर आला सिंध की जानिब से या आपकी जानिब से कोई कोशिश की गई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उन तक पहुंचा जाए, उनसे इस पर बात हो सके? क्योंकि आज जब बजट तकरीर कर रहे थे वज़ीर आला सिंध तो उस वक्त भी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास के हवाले से उन्होंने बात की, यानी वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म से कोई मुलाकात हो और इस पर नेशनल कंसेंसस डेवलप हो। तो आपकी जानिब से इस दौरे पर कोई कोशिश हुई? देखिए, मुझे आप बताइए कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान किसी भी सूबे के वज़ीर आला से मिलने की ख्वाहिश का इजहार करेगा तो क्या वज़ीर आला मना करेगा? आप मुझे बताइए। बिल्कुल, ये सवाल मैंने किया है फिरदौस शमीम नकवी साहब से। वो कहते हैं कि असल में उनकी वो बजट तकरीर थी, सेशन था, इसलिए उन्होंने उज़्र पेश किया क्योंकि सेशन है, इसलिए वो गवर्नर हाउस तशरीफ नहीं ला सकता है। चले, बहुत अच्छी बात उन्होंने खुद कर दी ना। अब जब मुझे पता है, क्योंकि असेंबली का जो शेड्यूल है वो पहले से अनाउंस होता है, काबीना का शेड्यूल पहले से अनाउंस होता है, जब उनको पता है कि वज़ीर आला सिंध काबीना के इजलास में, जब उनको पता है कि वज़ीर आला सिंध अपना आईनी रिस्पॉन्सिबिलिटी असेंबली में बैठकर निभा रहा है, अगर उस टाइम पर कोई फोन करके बुलाएगा उनको तो मैं समझता हूँ फिर तो उनकी जहन की अक्कासी करता है कि उनकी शायद नीयत ही ये थी कि वज़ीर आला सिंध से उनकी मुलाकात ना हो।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब वजीर आजम पाकिस्तान सिंध के दौरे पर तशरीफ लाए तो उनका ट्रैवल मैनिफेस्ट इशू हुआ, जिसमें उनका पूरा शेड्यूल लिखा हुआ है कि कितने बजे वो पहुंचेंगे, कितने बजे वो किससे मुलाकात करेंगे, कितने बजे वो गाड़ी के जरिए या हेलीकॉप्टर के जरिए किस जगह जाएंगे, वो लाड़काना कितने बजे पहुंचेंगे, कितने बजे किससे मुलाकात करेंगे। एक एक चीज उस मैनिफेस्ट में लिखी हुई है, और अगर उस मैनिफेस्ट में कहीं पर भी वजीर आला सिंध से मुलाकात का कोई जिक्र है तो आई विल स्टैंड करेक्ट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा वहाब साहब आपका। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मिर्जा वहाब हमारे साथ मौजूद थे। इससे पहले सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी को आपने सुना। दोनों जानिब से अपनी राय है, अपना मौक़िफ़ है, लेकिन पिस सिंध की आवाम रही है, रोलिंग स्टोन सिंध की आवाम बने हुए हैं। सिंध के आवाम को कब रिलीफ मिलेगा, कब चैन मिलेगा, कब उनके लिए रावी चैन लिखेगा और चैन की बांसुरी बजाई जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अभी एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा और सियासी कजन्स के बनते बिगड़ते ताल्लुकात पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस कई एतबार से अहम है। ये केस जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस है, वहीं अदलिया की साख भी जस्टिस काजी फाइज ईसा केस से जुड़ी हुई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस गैर मुल्की जायदादों की मिल्कियत और खरीदारी के ज़राए का है, जिसमें उन पर इल्ज़ाम है कि उनकी गैर मुल्की जायदादों की खरीदारी के ज़राए नामालूम हैं और उन्होंने अपने इन असासा जात की तफसीलात ना देकर मुल्की कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। जबकि दूसरी जानिब दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा का मौक़िफ़ यह है कि उनके खिलाफ ये रेफरेंस बदनीयती पर मबनी है। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच अब तक इस केस में तकरीबन 37 समातें मुकम्मल कर चुका है और रवा हफ्ता इस केस के हवाले से खासा अहम और फैसला कुन अहमियत इख्तियार कर चुका है। अदालत की जानिब से हुकूमत की तरफ से असासा जात की तहकीकात करने वाले एसेट रिकवरी यूनिट से मुताल्लिक 4 अहम सवालात उठाए गए थे। पहला सवाल जो उठाया गया वो ये था कि एसेट रिकवरी यूनिट है क्या, ये एसेट रिकवरी यूनिट क्या है। दूसरा सवाल जो अदालत की जानिब से उठाया गया वो ये था कि क्या एसेट रिकवरी यूनिट आर्टिकल 209 के ताबे है, क्या उसके पास ये इख्तियारात मौजूद हैं। तीसरा सवाल जो अदालत की जानिब से उठाया गया वो ये था कि क्या एसेट रिकवरी यूनिट के पास अदालत उज़्मा के जज के खिलाफ तहकीकात का इख्तियार मौजूद है, क्या एसेट रिकवरी यूनिट इतना एम्पावर्ड है। और फिर यह पूछा गया कि दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या सदर पाकिस्तान से बराह रास्त रुजू करने की बजाय एसेट रिकवरी यूनिट से रब्ता क्यों किया। अदालत की जानिब से यह सवाल भी उठाया गया था कि मामला यहां लाने से पहले तहकीकात के लिए नैब और FBI को क्यों नहीं भेजा गया। अब गुज़श्ता रोज समात के दौरान अदालत की जानिब से टैक्स मामलात की छानबीन का मामला FBI को भेजने का कहा गया था, जिस पर हुकूमती वकील बैरिस्टर फरूख नसीम ने मामला FBI को भेजने से मुताल्लिक सदर और वजीर आजम से मुशावरत का वक्त मांगा था। आज जिस वक्त केस की समात का दोबारा आगाज हुआ, बैरिस्टर फरूख नसीम ने शुरू किए तो कहा कि अदालत के एक सवाल पर सदर ममलिकत और वजीर आजम से मुशावरत की है। वजीर आजम कहते हैं कि उन्हें अदलिया का बड़ा एहतराम है, जबकि हमें मामला फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBI को भेजने पर कोई एतराज नहीं है। मगर केस उस वक्त अहम मोड़ में दाखिल हो गया जब समात के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के जज और इस केस के दरख्वास्त गुजार जस्टिस काजी फाइज ईसा खुद अदालत पहुंच गए, जहां उन्होंने फरूख नसीम के दलाइल के दौरान अदालत से बात करने की इजाजत मांगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले कि मैंने अदालत में बहसीत दरख्वास्त गुजार जाती हैसियत में पेश हो रहा हूं, अगर कुछ गलत कहा तो मेरे खिलाफ हद के इज्जत का दावा करें। जिस पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि दरख्वास्त गुजार हम हुकूमती वकील को सुन रहे हैं, यह मुनासिब नहीं है कि हुकूमती वकील को दलाइल से रोक कर किसी को मौका दिया जाए। जिस पर जस्टिस ईसा ने कहा कि हुकूमत ने अदालती तजवीज़ से इत्तफाक किया है, मुझे इस पर जवाब देना है। इस मौके पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी अहलिया का मौक़िफ़ अदालत में पेश करने की पेशकश की और कहा कि मैं आज अपनी अहलिया का अहम पैगाम लाया हूँ। वो जायदादों के ज़राए बताना चाहती हैं, अहलिया के वालिद को कैंसर का अर्जा लाहक है, अहलिया वीडियो लिंक के जरिए जायदाद से मुताल्लिक बताना चाहती हैं, अदालत अहलिया को वीडियो लिंक पर मौक़िफ़ देने का मौका दे। उन्होंने कहा कि अहलिया कहती हैं कि FBI ने उनकी तजलील की है, वो कहती है कि FBI को कुछ नहीं बताएंगी। इस पर सरबराह बेंच जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले कि आपकी अहलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है, ये एक बड़ी पेशरफ्त है। जवाब में कहा गया कि शहजाद अकबर के नाम पर बरतानिया में 5, जुल्फ़िकार बुखारी यानी जुल्फ़ी बुखारी के नाम पर 7 जायदादें हैं, जबकि उस्मान डार और फिरदौस आशिक आवान के नाम पर भी बरतानिया में जायदादें हैं। इसके अलावा जहांगीर तरीन और परवेज़ मुशर्रफ भी बरतानिया में जायदादों के मालिक हैं।
दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ये इल्ज़ाम नहीं लगाता कि हुकूमती शख्सियात ने जायदादें नाजायज़ ज़राए से इस्तेमाल की हैं, नाजायज़ ज़राए से बनाई हैं। FBI ये तयन करे कि हुकूमती शख्सियात ने कितनी काबिल टैक्स आमदन जाहिर की है। स्टेट बैंक भी इसका तयन करे कि हुकूमती शख्सियात ने पैसा जायज़ तरीके से बैरून मुल्क भेजा है या नाजायज़ तरीके से ये जायदादें बनाई गई हैं। दरखास्त में असासाजात रिकवरी यूनिट और इसके तमाम इकदामात को कलअदम करार देने और शहजाद अकबर और ARU यानी एसेट रिकवरी यूनिट के माहिर इंटरनेशनल क्रिमिनल ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम से तमाम तनख्वाहें और मरात वापस लेने की इस्तदाबी की गई है। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुताल्लिक समात में सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि रेफरेंस में कई खामियां हैं। अगर रेफरेंस बदनीयती पर मबनी हुआ तो इसे खारिज कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब शहजाद अकबर ने एक ट्वीट में अपनी बैरून मुल्क कोई जायदाद ना होने के हवाले से कहा है। उन्होंने इस इल्ज़ाम की तरदीद भी की है। उनका कहना है कि उनकी बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं है। अब ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा? क्या FBI टैक्स मामलात की छानबीन करेगा या फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया की दरख्वास्त ली जाएगी? इसलिए इंतज़ार करना होगा। वहीं इस केस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी GIT बनाने का मुतालबा किया है। ये GIT बन पाएगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा, मगर एक और GIT का मामला और अहम केस आज भी हल तलब है और ये मामला है सानहा मॉडल टाउन का। आज सानहा मॉडल टाउन को 6 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। आज भी सानहा के मुतासरीन इंसाफ के हुसूल के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। ना तो गोलियां चलाने वालों को सजा हुई है, ना ही गोली चलाने का हुक्म जारी करने वाले कानून की गिरफ्त में आ सके हैं। गुज़श्ता 6 सालों के दौरान हर दौरे हुकूमत में सानहा के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की बातें तो हुई हैं, लेकिन हुआ क्या? ना कोई मुजरिम ठहरा और ना ही किसी पर जिम्मेदारी आयद की जा सकी। अदालत में अभी भी इन 121 पुलिस अफसरान और अहलकारों के खिलाफ केस जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी एक दूसरे को सियासी कज़न्स कहते थे। आपको इस्लामाबाद का धरना याद होगा, उसमें सियासी कज़न्स नमूदार हुए थे। दोनों ने मिलकर सानहा के मुतासरीन को इंसाफ दिलवाने के वादे किए, मगर इक़्तिदार संभालते ही वज़ीर आज़म अपने वादे भूल गए। जबकि आज ताहिरुल कादरी अपने ही सियासी कज़न से खफा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अपनी ट्वीट की है और ट्वीट में कहा है, हुकूमत से सवाल किया है कि रियासत मदीना में इंसाफ कैसे हासिल किया जा सकता है। ये सवाल उठाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान सानहा मॉडल टाउन पर क्या राय रखते थे और इसके मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के हवाले से क्या कहते थे, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। जब ये मॉडल टाउन का सानिया हो रहा था, तो मैं ये टीवी पे देख रहा था। ये टीवी पे लाइव चल रहा था। हम सब ने पुलिस वालों को गोलियां मारते देखा, लोगों को हमने सब ने गुल्लू भट्ट को देखा डंडा पकड़ के। ये सब टीवी पे चल रहा था और किसी डेमोक्रेसी में इस चीज़ की मिसाल नहीं है कि वो गोलियां चला रहे हैं, लोग मर रहे हैं, आगे से नहाते लोग खड़े हुए हैं। तो ये डॉक्टर साहब, ये पैट का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की कौम का मसला है। वज़ीर आज़म ने कहा था कि सब ने पुलिस को गोलियां मारते लाइव देखा। इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले पुलिस को ठीक करूंगा, लेकिन पुलिस ठीक करना तो दरकिनार, इसकी इस्लाहात तक पर क्यों कुछ नहीं किया जा रहा है, ये एक और सवाल है। सवाल पैदा होता है कि हुकूमत बदल गई, लेकिन मुजरिम ना सिर्फ आज़ाद हैं बल्कि अपने ओहदों पर बरकरार हैं और तरक्कियां भी पा रहे हैं। 2 साल बाद तब्दीली हुकूमत क्यों सानहा मॉडल टाउन का एक भी मुल्जिम जेल की सुलाखों के पीछे नहीं पहुंचा सकी है? बाकिर नजफी रिपोर्ट में नामजद IG से SHO तक तमाम मुल्जिमान अपने ओहदों पर बराजमान क्यों हैं? क्या तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर वज़ीर आज़म से सवाल करने की हिम्मत रखता है कि इलेक्शन कमीशन में इंसाफ दिलाने के वादे पर वोट लेने के बाद सानहा मॉडल टाउन पर 2 साल से खामोशी क्यों है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो कहते थे कि मॉडल टाउन सानहा का इंसाफ ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह में मिल जाना चाहिए। उनकी हुकूमत को 2 साल हो गए हैं, इंसाफ अब तक क्यों नहीं मिला, ये एक और सवाल है। यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इन सवालात के जवाब तो देना ही होंगे, लेकिन वज़ीर आज़म ने एक और सानहा यानी सानहा साहिवाल के मुतासरीन को भी इंसाफ दिलाने का वादा तो किया था, मगर आज भी इस सानहा के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल पाया है। मेरी रियासत मदीना की रियासत में इंसाफ के लिए दुहाई देते अवाम आपसे शकवा कुना है। यकीनन आपको इनके शकवे दूर करने के लिए किरदार अदा करना होगा। या एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे एक अजीम हीरो की जिंदगी के बारे में। हमारे साथ